Hello everyone, welcome to the lecture number 18 of मिशन MSTCT 2026 जिसके अंदर हम फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल कैसे ला सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स को हमें बहुत ही सटीक तरीके से अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर डायरेक्शन में एक सही तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर 18 है जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं आज मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसके पहले अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर नहीं देखा जाके उसको देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, उसको डिस्कस किया है। मैग्नेटिक मोमेंट को अगर आप पीवाईक्यूज चेक करोगे तो कुछ-कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर के अंदर में भी दिए हुए हैं, बट हमने सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चंस मैग्नेटिक मोमेंट के इससे पहले भी कवर किया हुआ है। सो आज का हमारा गोल होगा पूरा का पूरा कंप्लीट मैग्नेटिक मटेरियल्स को एक ही बार में खत्म करना, क्योंकि इस चैप्टर का मैं 2 वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि लंबा हो जाएगा, बिना मतलब 2 वीडियो देखने में ज़्यादा तकलीफ होगी। सिंपल सिंपल सा है, एक ही चैप्टर है, एक ही तरीके के टॉपिक्स है, सभी के सभी सीक्वेंशियली हम एक-एक करके देखते जाएँगे एंड आज ही के दिन इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है? सो वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। मैं हूँ प्रमोद। लगाइए कॉपी के अंदर में हेडिंग एंड चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला आपका क्या? बेसिक्स अबाउट द बार मैग्नेट। अब ये एक थोड़ा-सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा, बट इसको थोड़ा समझो बेटा, क्योंकि यहाँ से 1 आध 2 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बताऊँ, मान लीजिए ये एक आपका बार मैग्नेट है और इस बार मैग्नेट का ये है लेट्स सपोज नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। इस नॉर्थ और साउथ पोल का दोनों का होता है कुछ तो भी पोल स्ट्रेंथ, तो इसे हमने बोला एमपी। ये भी हो गया आपका एमपी। दोनों तरफ पोल स्ट्रेंथ आपके मैग्नेट के सेम ही होते हैं। यहां से ये जो आपका लेंथ है, दिस पर्टिकुलर लेंथ इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये एल, कैपिटल एल क्या है बेटा? कैपिटल एल इज जियोमेट्रिक ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ मैग्नेट। ये है आपका ज्योमेट्रिक लेंथ। बट जो आपका पोल स्ट्रेंथ होता है वो एग्जैक्टली इस मैग्नेटिक लेंथ के बराबर नहीं होता। जो मैग्नेटिक लेंथ होता है आपका, वो कहीं इस पोल स्ट्रेंथ के थोड़ा सा अंदर अंदर लाई करता है। तो अगर हम बात करें मैग्नेट के मैग्नेटिक लेंथ की, ये तो ज्योमेट्रिक लेंथ हुआ। अगर हम बात करें स्मॉल एल और ये स्मॉल, अगर अगर हम, ये है आपका मैग्नेटिक लेंथ। तो ये जो मैग्नेटिक लेंथ होता है ये ऑलमोस्ट आपका 4/5 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है। दिस इज योर मैग्नेटिक लेंथ एंड दिस इज योर ज्योमेट्रिक लेंथ। तो इट इज ऑलमोस्ट 4/5 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जो आपका साउथ पोल होता है, ये साउथ पोल आपका बिहेव करता है एज अ निगेटिव चार्ज। इट बिहेव्स एज अ निगेटिव चार्ज एंड नॉर्थ पोल बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। सो अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक प्रॉपर्टी पता है, तो वहां पर आपको सिखाया जाता है, वहां बताया गया है कि साउथ पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इनवर्स आती है, तो साउथ पोल पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इनवर्स आती है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनवर्ट जाएगी, अंदर की तरफ जाएगी। और नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती है। तो लाइंस विल ओरिजिनेट। सो नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइंस ओरिजिनेट होगी। क्या होगी? ओरिजिनेट होगी। एंड साउथ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके वहां पे टर्मिनेट होगी। सो साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होगी, यहाँ पर टर्मिनेट होगी। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बार मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। देन इसके बाद में हमें, अगर ये बार मैग्नेट का लेंथ पता है, बार मैग्नेट का अगर हमें पोल स्ट्रेंथ पता है, तो इसमें एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है डिफाइन, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है डिफाइन। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, आपको इन दोनों टॉपिक्स को, दोनों चैप्टर्स को कंपैरिजन में ही पढ़ना है।
कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक में क्या होता है, डायपोल मोमेंट आपका मैग्नेटिक के अंदर में क्या होता है। तो याद रखने के लिए भी आपको आसान जाएगा। ठीक है? जैसे देखिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये स्मॉल m आपका होता है एनी वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। बट ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स आपका ये स्मॉल l होना चाहिए, मैग्नेटिक लेंथ होना चाहिए। एग्जाम के अंदर अगर ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ इन दोनों का जिक्र नहीं किया गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मली ज्योमेट्रिक लेंथ को ही मैग्नेटिक लेंथ मांग के सॉल्व कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर एक्चुअल बात की जाए तो ये होता है इस तरह का कुछ रिलेशन। देन मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये लेंथ आपका हो जाएगा वेक्टर। इसी का एक फॉर्मूला, इसी मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला जो करंट कैरिंग लूप के लिए होता है, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग लूप। सो यही फॉर्मूला करंट कैरिंग लूप के लिए, अगर इस तरीके का लूप है, इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है और इसका मान लीजिए रेडियस आर है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया बन जाएगा ए। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा स्मॉल m इक्वल्स टू आई इंटू में ए, एंड ए इज योर एरिया वेक्टर, ए विल बी एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला ये बनता है। आई होप आपको चीजें ध्यान रहेगी। ठीक है? अगर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न्स n है, तो फिर आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू आई इंटू ए। ये भी फॉर्मूला हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर के अंदर में कवर किया हुआ है। ठीक है? और यहाँ से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, जिसमें बहुत फेमस क्वेश्चन ये होता है कि एक स्ट्रेट रॉड को सर्कल बनाया, इसी स्ट्रेट रॉड को स्क्वायर बनाया। बताइए दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट का कंपैरिजन में कौन बड़ा रहेगा, कौन छोटा रहेगा, या फिर कौन कितने रेशियो में रहने वाला है। ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है जो आपको समझना चाहिए। ठीक है? ये हो गया आपका बार मैग्नेट का कुछ बेसिक डिस्क्रिप्शन जो आपको याद रखना है, एंड ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क ध्यान से समझना। मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है? मान लीजिए इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी मान लेते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक बार मैग्नेट रखा हुआ है इस तरीके से, ऐसे। इस बार मैग्नेट का ये मान लेते हैं हम लोग नॉर्थ पोल और ये मान लेते हैं साउथ पोल, और इस बार मैग्नेट का हम लेंथ मान लेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्रिक और आपका मैग्नेटिक लेंथ दोनों हम सेम ही मान रहे हैं, तो एल मैंने मान लिया यहाँ पर। अब क्या होगा? जिस तरीके से पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस होता है, सेम तरीके से नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा। यहाँ लगेगा एक मैग्नेटिक फोर्स, और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज जैसा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स। ये हो गया आपका इधर पे एक मैग्नेटिक फोर्स। ना यू सी बेटा, क्या ये वाला मैग्नेटिक फोर्स और ये वाला मैग्नेटिक फोर्स असलियत में इस रॉड के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है? तो क्या इसको ये इस तरीके से ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा? और अगर रोटेशन होने की टेंडेंसी है, मतलब 100% वहां पर आया है टॉर्क। सो इस ये जो टॉर्क यहाँ पे लगता है इस पर्टिकुलर मैग्नेट को घुमाने के लिए, उस टॉर्क को हम बोलते हैं टॉर्क इक्वल्स टू एम क्रॉस में बी। अब याद करो, आपको मैंने बताया है प्रीवियस चैप्टर के अंदर, जहां पर मैंने ये बोला था कि जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है, हमेशा उस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बाद में लिखो। ये हो गया आपका एम क्रॉस बी, और एम क्या है? तो एम हो गया आपका आई इंटू ए। अगर ये एम यहाँ से लिखना है तो आप लिख सकते हो एम पी इंटू में 2L, जो भी जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा वैसा हम यूज़ करेंगे। ना अगर ये टॉर्क आपको समझ में आता है, तो फिर यहीं से ध्यान समझना, अगर मैं इस टॉर्क को थोड़ा-सा किसी एक थीटा एंगल पे कर दूँ रोटेट, लेट्स सपोज़ इसका ये है आपका ओरिजिनल एंगल थीटा नॉट, और इस थीटा नॉट से मैं इस बार मैग्नेट को थोड़े से और थीटा एंगल पे कर रहा हूं रोटेट। अब ये है आपके बार मैग्नेट का एक्चुअल पोजीशन। तो ऑब्वियसली इस बार मैग्नेट को रोटेट करने में मुझे कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। ये मैं जो भी काम करूंगा, ये काम एज अ वर्क डन होगा ऑब्वियसली, एंड ये वर्क डन इस बार मैग्नेट के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड में
एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बार मैग्नेट व्हिच इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। और इस पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, तो ये आपको मिलेगा एम बी साइन सॉरी एम बी कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ये थीटा नॉट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है आपका एंडिंग पॉइंट। मतलब कहाँ से कहाँ तक, क्या है ये? कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से शुरू किया, कहाँ पे खत्म किया, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है? तो मान लीजिए थीटा नॉट से इसको गोल घुमाया थीटा तक, तो इनिशियल शुरू किया है थीटा नॉट पे और उसको खत्म किया है हमने थीटा एंगल पे। ये हो जाएगा उसके अंदर में स्टोर्ड आपका क्या? पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चे बोलेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो बेटा बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं, इस एमबी को अगर आप करोगे लिखोगे नॉर्मल फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो आपको मिलेगा m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। अब ये आपका टॉर्क है, सो वर्क डन आपको मिलेगा डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू में डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक? थीटा नॉट से लेकर के थीटा तक। अब ये m और b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव होता है इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और फिर फाइनल लिमिट माइनस में इनिशियल लिमिट। तो वहां से आपको मिल जाएगा ये वाला आंसर। कोई खास चीज नहीं है, आराम से हो जाता है। इसके अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको याद रखने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस, ध्यान सुनना। इंपॉर्टेंट केस इसके अंदर में ये होता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये बार मैग्नेट जो कि आपका ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया आपका नॉर्थ पोल। सो अगर मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, बी एंड एम सेम रहे, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोला जाता है मैग्नेटिक मेरेडियन। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर में बहुत बार आपको ये बोल देता है कि इफ द बार मैग्नेट इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन पोजीशन टू अ 30 डिग्री एंगल, तो क्या आएगा आंसर? तो ये है वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन पोजीशन। समझ में आएगा? आई होप आपके यहाँ पे। देन इसके अलावा अगर आप बात करोगे नॉर्थ पोल की, तो नॉर्थ पोल पे देखो आपका फोर्स लगेगा इस साइड, साउथ पे लगेगा फोर्स इस साइड। तो यहाँ पर आपका कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा। यहाँ पर आपका ये रॉड बिल्कुल स्टेबल कंडीशन में है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोस्ट स्टेबल कंडीशन। ठीक है, अगर इसी रॉड को हम मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दें और डायपोल मोमेंट इधर कर दें, तो आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में जो एंगल मिलेगा वो मिलेगा 180। और 180 एंगल पे सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। क्योंकि अगर यहाँ पर रॉड पे फोर्स लग रहा है इस तरीके से, एंगल में घुमाओगे भी तो ये रोटेट ही करेगा। बट अगर इसे फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ, हल्का सा भी गोल घूमेगा वैसा ये पूरा ऐसा रोटेट कर जाएगा। दैट इज मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। तो अगर ये स्पेशल केसेस आपको एग्जाम के अंदर में आते हैं, तो आप यहाँ से आराम से कर सकते हो, अपने आंसर को आराम से निकाल सकते हो। देन द लास्ट टॉपिक जो कि इस बेसिक वाले फंडामेंटल्स के अंदर में आप पढ़ते हो, वो होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर ऐसे ही हम इस बार मैग्नेट को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे छोड़ दें एंड इसको हम ऐसे हल्का सा कर दे डिस्प्लेस एंड इसको रिलीज कर दें, है समझना। इसको ऐसे डिस्प्लेस किया और रिलीज कर दिया, तो क्या होगा? मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, एक्सटर्नल टॉर्क लगा करके इसको रोटेट किया और रिलीज कर दिया, तो मैग्नेटिक टॉर्क ने इसको इधर खींचा, मैंने डिस्टर्ब किया ऐसे, टॉर्क आया ऐसे, तो ये आपका रॉड बिल्कुल इस तरीके से ऐसे 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 यहाँ पे करेगा ऑसिलेट। तो यहाँ पर एंगुलर हो रहा है ऑसिलेशन। सो बार मैग्नेट
ऑसिलेटिंग ऑसिलेटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड का टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई रूट के अंदर में आई अपॉन में एम बी, आई अपॉन में एम बी, जहां पर आई करंट नहीं है, ये आई यहां पर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान से। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड के लिए होता है एम एल स्क्वायर बाय 12, एम एल स्क्वायर बाय 12। ये कहाँ से? सेंटर से। कहाँ से? सेंटर से। अगर इसको ऐसे सेंटर से गोल घुमाया जाए तो ये मिलेगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इसको किसी एंड से घुमाया जाएगा तो आपको मिलेगा एम एल स्क्वायर बाय 3। ये आपने रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी सीखा हुआ है। तो ये हो गया आपका सबसे पहला टॉपिक, जिसके अंदर में बेसिक्स ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट, देन आपका टॉर्क, एनर्जी, एंड ये हम देखते हैं ऑसिलेशन की का टाइम पीरियड। अगर आपको कोई फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी के लिए इसे कर देंगे हम लोग रेसिप्रोकल, तो आई जाएगा नीचे, एम बी जाएगा ऊपर, 2 पाई जाएगा नीचे। तो वो फॉर्मूला आप तो ऑलरेडी जानते हो, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। आई होप यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो इसको लिखिए अच्छी तरीके से एक बार, एंड देन फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए, लिख लिया होगा? ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नाउ यू रीड द क्वेश्चन, फिर हम करते हैं सॉल्व। ठीक है? क्वेश्चन को बेटा रीड करना है आपको। प्लीज़ रीड द क्वेश्चन, ट्राई टू फाइंड आउट द गिवन डेटा, एंड अगर आप सॉल्व कर पाओ मेरे से पहले तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है? हमेशा जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, उन सभी क्वेश्चंस में पहले आप खुद उसको पॉज़ करो, ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। और अगर आपका आंसर फिर जब मैंने सॉल्व किया उससे मैच किया, तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा कि ओके, मैं फॉर्मूलेस लगा पा रहा हूँ, मैं गिवन डेटा पुट कर पा रहा हूँ, एंड मैं आंसर भी निकाल पा रहा हूँ। हमें कॉन्फिडेंस ही तो गेन करना है सबसे पहले तो, इम्पोर्टेंट वो चीज़ है। चलिए, तो रीड किया आपने क्वेश्चन, आई होप तुमने सॉल्व किया होगा। अब मैं करता हूँ। क्या है क्वेश्चन? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, आपको बी का दिया हुआ है, इज 1, मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 1, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना? 1, ऑब्वियसली हर्ट्ज में होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी दिया हुआ है। If the frequency of oscillation of a same magnet in the field of induction X falls to n by 2, ओके, वो 1 है कि n, क्या हो रहा है? n होना चाहिए फिर तो, वो फ्रीक्वेंसी falls to n by 2, मतलब पहले वो n रहेगा ना बेटा, फिर तो 2 के अलग कैसे बनेंगे? पहला अगर आपका n by 2 है, फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन को एक बार। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्मॉल मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, इज 1 if the frequency of oscillation of the same magnet in the field of induction x falls to n by 2, then the value of x is, तो बेटा पहला वाला ना n होनी चाहिए, पहला ये 1 नहीं n होना चाहिए था, सॉरी वो गलती से क्वेश्चन में वहां पे 1 आ गया। ठीक है, वहां पे n होना चाहिए, क्योंकि n से n by 2 हुआ ना, मतलब हाफ होगा ना वो, तो पहले वो n रहेगा। ठीक है, तो पहले n था, बाद में फ्रीक्वेंसी आपका f डैश हो गया n by 2, पहले आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको दिया हुआ है, बाद में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक्स हो गया है। अब आपको उसने बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये निकालते हैं। हमने क्या पढ़ा? टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट के अंदर में क्या हो गया यहाँ पे, आई अपॉन में एम बी, आई अपॉन में एम बी। अब बताओ क्या फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा रहेगा? हाँ सर, फ्रीक्वेंसी विल बी रिवर्स, तो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा 1/2 पाई रूट के अंदर में एम बी अपॉन में आई, सब कुछ तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि मैग्नेट सेम, सब कुछ सेम, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ बी। क्या ये क्लियर है? अब बता, पहला केस क्या है? पहला केस n है, अपॉन में नेक्स्ट केस क्या है? n/2 है, इक्वल्स टू पहला केस मैग्नेटिक फील्ड क्या है बताओ? 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस में 5, एंड सेकंड केस में क्या है? x। अब n से n कैंसल, 2 मारा पलटी तो 2 चला गया ऊपर की तरफ, 2.4 10 का पावर माइनस में 5 अपॉन में x, x वहाँ 2 नीचे, तो x बस 24 का आधा 12, तो 1.2 10 का पावर माइनस में 5, 1.2 10 का पावर माइनस 5, ऑप्शन नंबर क्या बी में करेगा मैच? बी इज मैचिंग 1.2।
1.2 × 5 ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग विद दिस पर्टिकुलर डेटा। ठीक है बेटा? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका आंसर आराम से। ठीक है? अगर फ्रीक्वेंसी आपका n है, एक काम करो इस क्वेश्चन को ना फ्रीक्वेंसी 1 मान के करो सॉल्व तो। मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी आपका 1 है, इसको 1 से करना ट्राई एंड फिर देखना आपका आंसर क्या आता है। ठीक है? ये 1 करना और फिर इसको आप लोग करना n/2 से। आई गेस मेरे आंसर सेम आना चाहिए। अगर वो n होगा तो ये आंसर है, अगर वो 1 होगा तो फिर मेरे हिसाब से आपका आंसर इसका आधा और आएगा। तो 12 का आधा क्योंकि यहाँ देखो ये 1 रहेगा, ये n/2 रहेगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर 1/2 मतलब कि ये इसका और आधा आ जाएगा। मीन्स इट क्योंकि आपको ये 2 से 2 कटेगा नहीं ना यहाँ पे, तो आपको मिलेगा 0.6 के आसपास। लेट्स चेक ठीक है क्या आता है। बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये होगा, कॉन्सेप्ट आपका ऐसा ही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। टाइम पीरियड आपका किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपका आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई पे करता है, मैग्नेटिक मोमेंट पे करता है और बी पे करता है। क्या है, द लेंथ ऑफ द मैग्नेट, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन। द लेंथ ऑफ द सस्पेंशन मतलब कि अ, उसको कितने लेंथ पे लटकाया हुआ है। लेंथ पे तो करेगा क्योंकि एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, ये होता है एमपी इंटू 2l, लेंथ तो करेगा। बी पे भी करेगा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मतलब बी पे तो भाई तो कर ही रहा है डिपेंड, वो तो ऑब्वियसली फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट एमपी पे करता है, बी पे भी करता है। डी इज द ऑप्शन बेटा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी पे करेगा डिपेंड। एम क्या होता है, एम होता है आपका एमपी इंटू में 2l, तो लेंथ पे भी कर रहा है और फोर्स स्ट्रेंथ पे भी कर रहा है। उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला नहीं है, मतलब ऑब्वियसली एक ही बचा जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जिसपे आपका डिपेंड नहीं करने वाला। सो योर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टू बार मैग्नेट्स ए एंड बी आर ज्योमेट्रिकली सिमिलर। दो बार मैग्नेट्स है ए और बी, ज्योमेट्रिकली सिमिलर है, बल्कि लेंथ एंड सेम होगा। बट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बी। ठीक है, T1 is the time period of oscillation when their like poles are kept together। जब उन दोनों का like पोल हम साथ में रखते हैं तो आपका टाइम पीरियड आता है T1। T1 कब आएगा, जब आपके दो मैग्नेट्स के like पोल्स रखे जाते हैं साथ में। ठीक है, अगर ये है आपका नॉर्थ, ये रहेगा आपका साउथ, इस तरीके से। देन व्हेन अनलाइक पोल्स आर केप्ट टुगेदर द टाइम पीरियड इज T2। तो T2 आपको मिला टाइम पीरियड जब आपके इनके नॉर्थ और ये साउथ, ये रहेगा साउथ और ये रहेगा आपका नॉर्थ, इस तरीके से। देन उसने पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ T1 अपॉन में T2। T1 अपॉन में T2। अब तो ये तो आराम से हो जाएगा सॉल्व, इसमें क्या दिक्कत है भाई, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है टाइम पीरियड, यहाँ देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन में रूट ऑफ मैग्नेटिक पोल, मतलब कहते हैं हाँ मैग्नेटिक मोमेंट। अब बता, अगर सेम पोल रहेंगे तो क्या उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी? तो अगर सेम है तो क्या ये आपका पोल स्ट्रेंथ दोनों का एम ए प्लस में एम बी हो जाएगा? हाँ। और अगर ये आपके अपोजिट पोल्स रखे हुए हैं, अगर अपोजिट रखा हुआ है तो क्या उनका पोल स्ट्रेंथ हो जाएगा माइनस? ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा क्योंकि भाई साहब दोनों अपोजिट पे रखे हुए एक दूसरे के। अब बता क्या आंसर आएगा? ये इनवर्सली में है तो पहले का T1 अपॉन में T2 मारेंगे रेसिप्रोकल, तो रूट के अंदर में ऊपर जाएगा आपका M2, नीचे आएगा आपका M1। इनवर्सली है ना। अब M2 क्या है, अपोज वाला, तो MA माइनस में MB, और M1 क्या है, सेम वाला, तो MA प्लस में MB। नाउ टेल मी व्हाट इज MA माइनस MB? MA क्या है, 2MB, ये हो गया आपका 2MB माइनस में MB, ये आपका 2MB प्लस में MB। क्या MB MB कॉमन कट जाएगा और आपको मिलेगा रूट के अंदर में 1 अपॉन में 3। तो T1 अपॉन में T2 विल बी 1/√3। है कोई ऑप्शन? 1/√3 ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। तो अगर सेम पोल रखे हुए साथ में तो पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अगर पोल स्ट्रेंथ बढ़ गया तो ऑब्वियसली आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी बढ़ेगा। तो दो पोल है तो ऐड कर दिया, अगर वो अपोजिट रखे हैं तो उनका पोल स्ट्रेंथ घटेगा, अगर पोल स्ट्रेंथ घटेगा तो माइनस कर दिया, सिंपल है, आराम से हो गया सॉल्व। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? क्वेश्चन 4 इज, अच्छा ये क्वेश्चन आपका वर्क डन वाला है, पढ़ो क्या है। द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेटिक मोमेंट,
magnet of magnetic moment m by angle of 90 from the meridian। बताया था मैंने आपको, मेरिडियन मीन्स जहां पर इनिशियली आपका एंगल 0 रहता है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों आपके सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। is n times the corresponding work done to rotate it through a 60 degree. Okay, so work done for rotating 90 degree is n times the work done for rotating through the 60 degree। ये आपको एक कंडीशन दिया हुआ है। देन मैग्नेटिक मोमेंट उसका m है। चलो एक काम करते हैं, 90 डिग्री के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला। कहां से लिखना है लेकिन? मैग्नेटिक मेरिडियन से लिखना है। बता क्या आएगा? 90 के लिए आपका आंसर आएगा m इंटू बी इंटू cos of 0 minus cos of 90 equals to n times of m into b into cos of 0 minus cos of 60। cos of 60। अब बता, cos 90 क्या होता है? 0, ये खत्म हो गया। cos 0 क्या होता है? 1, ये हो गया आपका m into b equals to n times of m into b, वो तो कटने वाला है वैसे भी। cos 0 हो गया 1 minus cos 60 मतलब कि 1/2। नाउ एमबी से एमबी कैंसल, ये हो गया आपका 1 इक्वल्स टू एन इंटू, एक में से आधा गया तो आधा, 2 चला गया वहां, तो एन इक्वल्स टू 2 टाइम्स। मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इज 100% करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन। बस आपको समझना क्या है कि कंडीशन क्या दी हुई है। उसने बोला है 90 डिग्री घुमाने में एन टाइम्स ऑफ दी 60 डिग्री घुमाने में लगता है उसको वर्क डन। बस ये कंडीशन समझ गया तो काम हो गया। मुझे याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हम लोग बोर्ड्स की क्लास में भी करवाते हैं। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको बोर्ड के टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इधर लिखिए आप लोगों ने। देन आगे करिए एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये? अ मैग्नेटिक नीडल lying parallel to the magnetic field requires W unit of work to turn it through a 60 degree। The torque needed to maintain the needle in this position will be। मतलब कि कितना लगेगा टॉर्क। तो आपसे टॉर्क पूछा गया है, तो आप यहाँ से क्या करो, एम बी, इसको यही कर दो सॉल्व। क्या इतने में कर दो सॉल्व? देखते हैं ट्राई करते हो जाएगा क्या। उसके बाद द वर्क डन, तो डब्ल्यू यूनिट का लगा है वर्क डन, उसको कहाँ से कहाँ घुमाने में? उसको घुमाया है थ्रू द 60 डिग्री, 60 डिग्री घुमाने में लगा है उसको इतना। इट मीन्स कि अब उसने कुछ दिया नहीं है तो वी हैव टू टेक दी मेरिडियन कंडीशन। मतलब कि आपको मिलेगा m इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ एंगल इज 60। ओके, तो ये हो गया आपका W इक्वल्स टू m इंटू बी, कॉस 0 इज 1 एंड कॉस 60 इज 1/2। ये हो गया आपका mb/2, mb/2, W इज mb/2। क्या पूछा उसने आपको? द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन। मतलब टॉर्क पूछा गया है। टॉर्क होता है आपका m इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, तो मतलब ये अस्तित्व में वर्कडन बेटा नहीं, ये एमबी का जुगाड़ है, क्योंकि हमें यहाँ पर एमबी का चाहिए वैल्यू। तो 2 वहां भेज दो, आपको मिलेगा 2 इंटू डब्ल्यू इंटू साइन 60 इज √3/2। 2 से 2 कैंसल, आपको मिलेगा √3W। हो गया खुद क्वेश्चन। क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, W√3 या फिर W3W, आगे पीछे है क्या फर्क पड़ता है उससे। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। बस मुझे लगा ये डब्ल्यू क्यों दिया हुआ है टॉर्क पूछने के लिए, बट उसने टॉर्क पूछने के लिए एमबी का जुगाड़ दिया है डब्ल्यू में। बस सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे क्लीन करता हूँ, आप रीड करिए तब तक। सॉल्व क्वेश्चन को रीड करिए एंड खुद से पहले ट्राई करो हमारा आंसर आता है कि नहीं आता है। चलिए क्या है क्वेश्चन? फॉर कीपिंग अ बार मैग्नेट इंक्लाइंड एट 60 डिग्री with the direction of horizontal component of earth magnetic field। ठीक है, the torque required is, torque required है एंगल 45 है, ठीक है। then the torque required for keeping if inclined at 60 डिग्री will be। अच्छा, दो एंगल दिया है, एक टॉर्क दिया है, एक टॉर्क निकालना है। अबे है क्या सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या पढ़ा बेटा हम लोगों ने? टॉर्क हमने पढ़ा एम क्रॉस में बी, एम क्रॉस में बी। क्या है इसका मैग्नीट्यूड? एम इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। क्या एम और बी उसने क्या आपको दिया हुआ है पहले से? हाँ,
उसने आपको अच्छा मैग्नेटिक फील्ड से ही बोला है ना उसने तो? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड सेम बोला है उसने। टॉर्क चेंज करना है बस। तो एम भी सेम है। टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। बता टाउ 1 अपॉन में टाउ 2 इक्वल्स टू साइन थीटा 1 अपॉन में साइन थीटा 2। अब क्या वैल्यू पुट करो, खत्म करो आंसर। बता टॉर्क नंबर 1 क्या है? रूट 1.5 10 का पावर माइनस में 4 ओके। टाउ 2 हमें निकालना है साइन 45 साइन 45 एंड साइन 60 यही है ना? बहुत बढ़िया। टाउ यहाँ बाय करते हैं सिम्प्लीफाई। तो 45 इज़ 1 बाय रूट 3 रूट रूट 2 बे, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी? 1 बाय रूट 2 एंड साइन 60 इज़ रूट 3 बाय 2। मार दिया पलटी तो 2 गया ऊपर, इधर हो गया रूट 2, इधर हो गया रूट 3 और यहाँ हो गया आपका रूट के अंदर बेटा 1.5 क्या 3 बाय 2 होता है? अरे हाँ सर, 10 का पावर माइनस में 4 अपॉन में टाउ 2। बस अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, बस काम हो जाएगा। क्या ये इससे कैंसल यहाँ हो जाएगा आपका रूट 2। हाँ, अब टाउ यही रह टाउ इधर ला लो, ये रूट 3 ऊपर, ये रूट 2 नीचे। तो क्या आपको यहाँ मिलेगा रूट 3 बाय 2, यहाँ पर भी रूट 3 बाय 2 क्योंकि रूट 3 ऊपर, रूट 2 नीचे, तो रूट 3 ऊपर, रूट 2 नीचे, इंटू में 10 का पावर माइनस 4 इक्वल टू टाउ 2। क्या रूट 3 रूट रूट कैंसल आपको मिलेगा 3 तिहाई 9, 9 बटे में 2 इंटू में 10 का पावर माइनस 4, 10 का पावर माइनस 4 टाउ 2। क्या आपको मिल जाएगा टाउ 2 विल बी 4.5 है क्या ऑप्शन में? 4.5 है, नहीं है? अरे! हे भगवान! ये रूट पे है ना, तो ये रूट और ये रूट, तो रूट का स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट कैंसल, ओनली 3/2। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं भी कभी-कभी। 1.5 10 का पावर माइनस 4 दिस का आंसर कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ए हो जाएगा सही। अरे वो गलती से लिख दिया भाई कि वो स्क्वायर लिख दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया और 3 का भी कर दिया स्क्वायर और 2 का भी कर दिया स्क्वायर, मतलब ब्लंडर। चलिए, डन हो गया। तो ये हो गया आपके बेसिक टॉर्क और एनर्जी के बेस के फॉर्मूले, जहाँ पर एनर्जी बोले या फिर वो बोले वर्क डन, बात एक ही है क्योंकि वर्क डन करते हैं जो, वही आपका स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें करने हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन। मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यही वाला है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आते हैं और हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, आता ही आता है। नो शक, नो क्वेश्चन, हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। चैप्टर में से ऑलमोस्ट 3-2 क्वेश्चन तो पूछता ही है, कभी-कभी 3 क्वेश्चन पूछता है, पर यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो अब इसके बाद का जितना भी आपका पार्ट है इस लेक्चर के अंदर में, उसे बड़े ही अच्छे से और आराम से सुनना समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। ठीक है? चलिए इसे क्लीन करता हूँ एंड देन फिर करते हैं हम लोग स्टार्ट आपके इम्पोर्टेंट रिलेशंस। चलिए, सो इम्पोर्टेंट रिलेशन के अंदर में सबसे पहला आपका रिलेशन है मैग्नेटाइजेशन का। तो वेरी फर्स्ट इज मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है आपका मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान से समझना बेटा, मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम होता है वी? क्या अगर हम किसी एक सिलिंड्रिकल रॉड की बात करें, अगर हम आपका बार मैग्नेट सिलिंड्रिकल फॉर्म में रहे, तो क्या उसका वॉल्यूम आएगा मास इंटू में वॉल्यूम विल बी एरिया इंटू में लेंथ। ये फॉर्मूला आप देखना आगे जाकर के आपको क्वेश्चन के अंदर में काम में आएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट का ही एक और फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक मोमेंट का एक और फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटेरियल। मैग्नेटिक फील्ड इन अ मटेरियल पर यूनिट परमियाबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ध्यान से समझो क्या है ये। अगर मैं किसी भी एक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रख दूं बेटा, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने के बाद ये मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बाहर रखा था, वो मैग्नेटिक फील्ड इस रॉड इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर घुसनी चाहिए। तो ये मटेरियल आपका मैग्नेटाइज होना चाहिए। ये मैग्नेटाइज कितना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, मतलब कि परमियाबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। तो कितना आपका मैग्नेटाइज हुआ, ये हम कैसे बताएंगे कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड घुस गई है पर यूनिट फ्री स्पेस।
आई होप समझ में आया। तो एक और ये फॉर्मूला भी होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट का, इसे भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों को ये याद रहता है, वो कहीं गलती से इसको मिस स्किप कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, बट आपको मिस नहीं करना है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आ सकता है। ठीक है? नाउ तो ये आपका नेक्स्ट। अच्छा, इसकी कुछ बेसिक बातें, इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है आपका एम्पियर मीटर। ये आपको आगे मिल जाएगा देखने को, ठीक है? एंड अगर इसका बनाओगे डायमेंशन, तो डायमेंशन विल बी मास नहीं है, लेंथ -1, टाइम नहीं है एंड करंट विल बी 1। ये आपका हो गया उसके लिए डायमेंशन। ये डायमेंशन भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो जनरली डायमेंशन तो नहीं पूछता, बट आपको याद रखना चाहिए। देन नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी, सेकंड इज मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब इसके आगे मैं ये हेडिंग नहीं दूँगा, मैं बस 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग लिखूँगा बस, ठीक है? तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है? मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपका डिफाइन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमियाबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। देखो, दोनों टर्म में फ़र्क है। ये H क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इन अ फ्री स्पेस टू द परमियाबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस। इसका बेसिक सा एग्जांपल समझना आप लोग। मान लीजिए ये आपका एक है सोलेनॉइड और इसको हमने रखा है वैक्यूम के अंदर, एयर के अंदर मान लो। तो अगर आप सोलेनॉइड का बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, तो क्या आएगा वो? मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट, क्योंकि हम निकाल किस में रहे हैं? वैक्यूम में। तो बी नॉट विल बी एन इंटू आई इंटू में म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। अब अगर ये म्यू नॉट चला गया नीचे की तरफ, तो आपको मिलेगा बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट इंटू में एन इंटू आई। सो यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल के आता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, एच इक्वल्स टू एन इंटू में आई। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आपको दिखाऊंगा आगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, आपको इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है? देन इसका यूनिट भी आपका बेटा एम्पियर पर मीटर ही होता है, डायमेंशन भी इसका सेम ही होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे ही इसको याद रखना है। नेक्स्ट, अच्छा, इसी में एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फ्री स्पेस बोल रहे हो, तो नीचे फ्री स्पेस है। सेम तरीके से अगर आप इसी एच का फॉर्मूला लिखना चाहो किसी भी एक रैंडम मीडियम के लिए, तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इन अ मीडियम डिवाइड बाय परमियाबिलिटी ऑफ अ मीडियम, ये दोनों फिर आपके रहेंगे मीडियम मीडियम के लिए। नॉट नॉट है तो नॉट नॉट, नहीं है तो फिर नहीं है, मतलब वो किसी एक मीडियम के लिए है। तो दोनों तरीके से आप मैग्नेटिक इंटेंसिटी को कर सकते हो रिप्रेजेंट। आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलो ठीक है। देन नेक्स्ट, थर्ड इज थर्ड इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो ये आपका डिजाइन वाला एक्स, इसको बोलते हैं हम लोग काय। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या है ये? मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये देखो, सेम सेम यूनिट का ये आपका डिवीजन है, तो ये असलियत में यूनिटलेस यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस टर्म है। ये आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। ध्यान रहेगा आपको? बिल्कुल। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं आपका। नेक्स्ट इज परमियाबिलिटी। फोर्थ इज परमियाबिलिटी। अब यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे कि परमियाबिलिटी, अब H इक्वल्स टू बी बाय होता है म्यू नॉट, तो यहाँ से फिर आप म्यू नॉट का निकाल सकते हो आंसर, जो कि मिलेगा आपको मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। और ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन में मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज द फॉर्मूला फॉर द परमियाबिलिटी इन अ फ्री स्पेस बोल सकते हो। अगर आप बोलोगे फ्री स्पेस के लिए, तो फिर यहाँ पर बी नॉट, यहाँ पे आएगा आपका एच, फिर अगर रहेगा ये म्यू नॉट। सिंपल सी बात है, यहाँ से भी बन सकता है अगर वो फ्री स्पेस की बात है तो। अगर मीडियम की बात है तो म्यू एम, यहाँ आपका आएगा बी एम। सिंपल, चलिए बढ़िया। देन नेक्स्ट इज रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी, अरे मैं क्यों लिख रहा हूँ ये?
रिलेटिव परमेबिलिटी आपका म्यू आर इक्वल्स टू, जब भी बात की जाएगी रिलेटिव की, हमेशा याद रखना ये आपका बात चल रहा है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग स्टैंडर्ड। एंड हमारे लिए परमेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड इज ऑलवेज अ फ्री स्पेस। सो permeability of a medium to the permeability of a free space is called as relative permeability। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट आते हैं आपके रिलेशन। एक होता है रिलेशन, एक रिलेशन होता है आपका बी एंड एच के लिए, बी एंड एच के लिए। इसको मैं याद करवाता हूँ कुछ अलग तरीके से, ध्यान से देखना। इसको आपको याद रखना है बैचलर्स, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब सर ये बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट क्या है? ध्यान से देख, इसका उठाना है बी, ये उठाना है आपको एच, ये उठाना है आपको एम। तो आपको मिलेगा फॉर्मूला बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस में एम। वाह, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस में एम। बच्चों को ये याद नहीं रहता, बहुत तकलीफ आती है, ऐसा रोते रहते हैं, अरे कैसा करें भैया हमको याद नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, इसको ऐसे याद रखो, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस में एम। अब अगर आपको एग्जाम में जाकर के कंफ्यूजन हो कि ये भैया ई एच यहाँ था कि बी यहाँ था, तो मेरे मालिक 11th क्लास का थोड़ा सा यूनिट एंड डायमेंशन को याद करना, जहां पर ये बताया था कि आपके सेम सेम यूनिट वाले टर्म्स ही हो सकते हैं ऐड। तो एम्पियर सेकंड एम्पियर सेकंड एम्पियर सेकंड एम्पियर सेकंड रहेगा तो ही ऐड हो पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड तो टेस्ला में होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर में होता है, वो कहां से कर दोगे ऐड? समझ में आया क्या? ये हो गया आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, नॉर्मल तरीके से बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए देन नेक्स्ट आपका रिलेशन म्यू आर और चाय के बीच में। सो ये म्यू आर और ये चाय, इसके बीच का होता है रिलेशन म्यू आर इक्वल टू वन प्लस चाय। क्या हुआ ये? म्यू आर इक्वल टू वन प्लस चाय, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब अगर बेटा आपको ये समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझो, व्हाट इज एक्चुअली योर म्यू आर? ध्यान से बता मुझे। अगर मैं इसी का रिलेशन आपको निकाल के दिखाऊं एक अलग तरीके से भी, जो कि एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछता है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देख। क्या म्यू आर को आप लिख सकते हो म्यू अपॉन में म्यू नॉट वन प्लस चाहे? अरे हाँ सर। क्या ये म्यू नॉट आपका आ जाएगा इधर पे, तो क्या आपको मिल सकता है ये रिलेशन म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट वन प्लस चाय? हाँ सर। अब बेटा तो ध्यान से बोल, क्या अगर मैं इस बी को इधर इधर भेज दूं एच को, तो क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक मिलेगा सुंदर सा रिलेशन म्यू इंटू में एच, और एच होता है देखो एन इंटू आई। ये मैं इसकी मजाक में लिखा नहीं रहा हूँ, इसके ऊपर आपको दिखाई देंगे क्वेश्चंस भी आगे जा करके। देखना इस पे भाई साहब 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या होगा? ये एच क्या है? एन आई, ये एच हो गया एन आई, और ये म्यू क्या है? म्यू नॉट इंटू में वन प्लस चाय। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये है एक खूबसूरत खूबसूरत ब्यूटीफुल फॉर्मूला, ब्यूटीफुल फॉर्मूला, ब्यूटीफुल फॉर्मूला। यहाँ से आपको देखना 3-4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मतलब भाई हल्के मत लो, जो पढ़ा रहा हूँ ना वो ऐसा मतलब मजाक नहीं पढ़ा रहा हूँ। एवरी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दैट आई एम टीचिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैं जितनी चीजें बोल दूंगा ना, वहां से आपको पीवाईक्यूज भी दिखा दूंगा, और वहां से आपको आपके सीटी एग्जाम में क्वेश्चन भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसको प्रॉपरली लिखो पूरा अच्छे तरीके से कॉपी के अंदर में, एंड देन फिर हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आई होप तुमने लिख लिया होगा। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। नाउ रीड दी क्वेश्चन। तब मैं क्लीन करता हूँ एंड फिर करते हैं इन सभी को सॉल्व। और देखना इतने ही फॉर्मूले सफिशिएंट है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। बस आपको इन्हीं फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के यूज करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। चलो, चलिए क्या है पहला क्वेश्चन। एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द रॉड इज, आपको मैग्नेटिक फ्लक्स फाई दिया हुआ है। ओके, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द रॉड इज, क्या क्या दिया है उसने आपको? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि बी दिया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। ध्यान से पढ़ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोला या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोला? मैग्नेटिक फील्ड बोला, मतलब कि आपको बी दिया हुआ है, बी दिया है ना? अ रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होता है और ये एम्पियर पर मीटर में दिया हुआ है, मतलब ये आपको एक्चुअली में एच दिया हुआ है ना? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंस फील्ड तो आपका बी टेस्ला होता है ना भाई, एम्पियर पर मीटर आपको ये एच दिया हुआ है, एच इज 2000 एम्पियर पर मीटर। देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज कर रहा हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, अब वही है ना, मैग्नेटिक फील्ड बोला है या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों में फर्क में आपको मतलब कि लगेगा अंतर। अब मुझे क्या लगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड बोला है तो बी दिया होगा, बट इंटेंसिटी बोला आगे और उसने यूनिट भी आपको एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है। देखो कितना इंपॉर्टेंट है यूनिट का नॉलेज होना, कि फील्ड में कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई दिया हुआ है। क्या क्या है फाई? 6 10 की पावर -4, 6 10 की पावर -4 वेबर में दिया हुआ है, ठीक है? वेबर में। एंड एरिया दिया हुआ है आपको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज गिवन। द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ द रॉड इज, मतलब कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम का पूछा हुआ है। क्या क्या होता है बताओ? अगर हमको पूछा है उसने मीडियम के लिए, तो हम यूज़ कर सकते हैं आपका फॉर्मूला नंबर 2, जहाँ पर हमने देखा कि आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच होता है, क्योंकि हमको एच दिया हुआ है, एच होता है आपका बी अपॉन में म्यू, बी अपॉन में म्यू। अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम की, तो परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम यूज करेंगे, और उसने परमेबिलिटी ऑफ मीडियम ही आपसे पूछा हुआ है। बस दिक्कत क्या है कि हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं पता, बट उसने देखो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया है जो होता है आपका बी इंटू में ए। हाँ बोलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? 6 10 का पावर -4, बी निकाल लोगे, एरिया क्या दिया हुआ है? कहाँ एरिया? 3 सेंटीमीटर, तो 3 10 का पावर -4 ये भी हो जाएगा। तो -4 कैंसल, बी निकाल लेंगे, बी इक्वल, तो नीचे गया तो 3 2 जा 6, तो 2 आ गया। अब बी मिल गया, बी मिल गया, म्यू एम हमें निकालना है, एच पता चल जाएगा, पता क्या आएगा? म्यू एम इक्वल्स टू बी क्या है बता? बी इज 2 एंड एच आगे नीचे, एच क्या है? 2000। ये इससे कैंसल, ये हो गया 1000, ऊपर गया तो 10 का पावर माइनस में 3, 10 का पावर माइनस में 3 है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या? बहुत चिल्लर, मतलब चिल्लर मुझे लग रहा है चिल्लर, तुम्हें नहीं लग रहा होगा शायद से, बट तू सोच, मैंने क्या किया? सोचा मैंने सोचा कैसे? कि मुझे उसने एच दिया हुआ है, और ये एच भी ट्रिकी था, फील्ड है, फिर इंटेंसिटी है और फिर यूनिट है, तो सोचना पड़ेगा क्या दिया हुआ है। तो मुझे मालूम पड़ा ये एच है, मुझे फ्लक्स दिया है, एरिया दिया हुआ है। अब उसने बोला है व्हाट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, तो मटेरियल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मटेरियल का होगा। हाँ, अब मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा? तो उसने फ्लक्स दिया है जुगाड़, तो फ्लक्स के थ्रू निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड करेंगे पुट, आपको लगेगा मैग्नेटिक, आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी। आई होप समझ में आया। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो अभी करवा दिया मैंने सॉल्व, ये तो ऐसा फूक करवा दो इसको। अ मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग n टर्न्स पर क्या क्वेश्चन? ए माइनस में रहता है, प्लस में रहता है। डी ऑप्शन, डी म्यू नॉट एन आई 1 प्लस चार। क्वेश्चन नंबर 8 हमें मिला दिया, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है अभी भी। ठीक है, चल ले। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। क्या 9 क्वेश्चन? अ बार मैग्नेट हैज लेंथ, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, एम ए, ओके ठीक है। मैग्नेटिक, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या उसने बोला है? मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मतलब कि एम पूछा गया है। देखो ध्यान से, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब यहाँ पे। मैग्नेटाइजेशन पूछा गया है, एंड मैग्नेटाइजेशन होता है आपका मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बोल, मैंने तुझे क्या नहीं पढ़ाया? क्या मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। क्या दिया है? 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्या वॉल्यूम पता है हमें? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ। अरे भाई साहब क्या जान लोगे मेरी अब? क्या दिया है एरिया? एरिया इज 2 10 का पावर -4 एंड लेंथ इज 3 10 का पावर -2। पता क्या आएगा? 3 से 3 कैंसल, 1/2 इज 0.5, 5 4 2 6 ऊपर गया तो +6, +6 क्या 5 में दिया पावर? अच्छा ठीक है, तो 1 मार दे शिफ्ट, तो 5 10 का पावर माइन प्लस में 5, क्या है क्या ऑप्शन? 5 10 का पावर 5, ऑप्शन नंबर डी। हो गया खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, काम खत्म, पैसा हजम। चल ले नेक्स्ट क्वेश्चन कर। क्या क्वेश्चन पढ़ो?
क्या क्वेश्चन? मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ बार मैग्नेट, लेंथ दिया है, एरिया दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया, उसने गलती से हो गया वो। एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट, अरे मैं नहीं कर रहा, होमवर्क करो भाई साहब इसको। अरे सेम ही है भाई, वो बस सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज होमवर्क। होमवर्क, टेल मी व्हाट इज द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। मैं देख रहा हूँ कुछ-कुछ बच्चे अभी कमेंट करना शुरू कर चुके हैं, आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ हाइली एप्रिशिएटेड। मुझे मालूम तो पड़े भाई साहब कि आप पढ़ रहे हो और आप आंसर निकाल रहे हो होमवर्क क्वेश्चंस का, ठीक है? और सिमिलर क्वेश्चन ही है, कुछ ऐसा भयंकर खास एकदम डेंजरस क्वेश्चन तो आपको मैं होमवर्क दे नहीं रहा। मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट तो मैं क्लास में सिखा रहा हूँ, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मैं खुद ही कर रहा हूँ। बस जो सिमिलर बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, सिर्फ वैल्यू चेंज किया हुआ है, उसको मैं आपको करने बोल रहा हूँ। ध्यान से देख, ये आपका 17 में आया, ये आपका 19 में आया, सेम ही क्वेश्चन है। डेटा आपका बस वैल्यू बदल दिया, काम खत्म हो गया। चलिए ये क्वेश्चन देखो, ये क्या सेम ही क्वेश्चन है क्या? क्या है? द लेंथ एंड एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बार मैग्नेट, एरिया दिया है, लेंथ दिया है। इफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ इट्स मटेरियल इज 400, मतलब चाय दिया हुआ है, ठीक है? द मैग्नेटिक इंटेंसिटी विल बी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब उसने एच पूछा गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से समझना। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, अब यूनिट भी चेक कर लो, क्या एम्पियर पर मीटर दिया हुआ है, मतलब ऑब्वियसली आपसे एच पूछा गया है। अब बता कैसे करोगे एच का आंसर? बोलिए। हमें यहाँ पे क्या-क्या दिया हुआ है? चाय दिया हुआ है, आपको एरिया लेंथ दिया हुआ है। एरिया लेंथ दिया होगा इसने निकालने के लिए मैग्नेटाइजेशन, क्योंकि चाय दिया हुआ है। ओके, तो चाय फॉर्मूला इज एम बाय एच। एच निकालना है तो एच विल बी एम अपॉन में चाय। अरे देख, सोचते कैसे हैं, ध्यान से क्वेश्चन में। एम क्या होता है? एम होता है मास अपॉन में वॉल्यूम इनटू में चाय यहाँ पे ऑलरेडी है। एम क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट इज 5.2, 5.2। वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, इनटू में चाय, हो गया काम खत्म, पैसा हजम। एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 10 का पावर -4। लेंथ इज 4, 4 10 का पावर -2 एंड चाय इज 400, 400। अब बता क्या हो जाएगा ये? ये आपका बन जाएगा सर -2 प्लस, अच्छा, ये -2 इस प्लस से गेलो, खत्म कर दो इसको, हो गया खत्म, ठीक है? यहाँ हो गया 5.2 अपॉन में, यहाँ से -4 गया ऊपर, हो गया +4, 10 का पावर +4, तो ये आपका 4 दू 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, सही है? बिल्कुल सही है। अब एक काम कर, यहाँ से एक पावर शिफ्ट मार दो, ये आपका बन जाएगा 52, ये आपका बन जाएगा 32, 10 का पावर प्लस में 3। नाउ इसे करो डिवाइड, तो क्या 32 दूनी, तो आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1 पॉइंट, अच्छा 1.625 सब कुछ दिया हुआ है। साले बहुत बड़े हरामी है ये लोग यार। एक काम कर, सिम्प्लीफाई कर लेते हैं फिर। इसको ना ऐसे रखो, 2 इंटू 4 इंटू 4 ऐसे रखो, तो क्या आएगा? 2 इंटू 4 इंटू 4, बता बेटा क्या आएगा ये? क्या इसे हम करते हैं कट? क्या होगा? 4 एकम 4 और 4 तिया 12, सही है? सही है सर। ये हो गया आपका 13 अपॉन में 8, 10 का पावर 3। नाउ डिवाइड 13 और 8, 8 एकम 8, ये हो गया आपका 5, यहाँ लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, और ये हो गया 8 छक्के 48। अब 1.6 पे कोई दिया है? हाँ, 20 करेक्ट। अरे इतने में छोड़ना भाई, क्यों करना तेरे को डिवीजन? तुम्हारा टैलेंट थोड़ी चाहिए भाई उसको कि डिसा मुझे डिवीजन भी आता है, ये भी आता है, वो सब कुछ बता दूंगा क्या? नहीं, जस्ट स्टार्टिंग के डेसिमल मैच कर गए, ऑप्शन में बी मैच कर रहा है, खत्म करो, आगे बढ़ो। क्यों दिखाना है आपको अपना टैलेंट? डिवीजन आना चाहिए, अपना टैलेंट मत दिखाना वहाँ पे। सर देखो, पूरा डेसिमल के 5 डिजिट तक आंसर निकाला हूँ मैंने, क्या करूँगा लेके वो आंसर तेरा? कोई मतलब ही नहीं उसका आंसर का। बस मैच करवाओ, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एम बाय ए दिया हुआ है ना, मैग्नेटाइजेशन होना चाहिए तो, है ना? चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं पहले। अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1000 एम्पीयर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है वेबर में, इन एन आयरन रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया दिया हुआ है। द परमेबिलिटी ऑफ द रॉड इन, द परमेबिलिटी ऑफ द रॉड, कैसा क्वेश्चन है ये? फिर से इसको करना पड़ेगा सॉल्व। ये सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है बेटा इसके जैसा ना, देख ध्यान से। उसने आपको मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है, और एम्पीयर मीटर में उसने मैग्नेटाइजेशन फील्ड दिया हुआ है। वो फील्ड बोला है और उसने ए बाय एम दिया हुआ है, मतलब कि अल्टीमेटली दिया क्या है? उसे दिया आपको एच ही होगा ना, तभी तो एच दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है। तो ये आपका सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जैसा। क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन 12 इज सिमिलर टू, सिमिलर टू क्वेश्चन 7। सो नाउ यू सॉल्व दिस,
सॉल्व एज होमवर्क, सॉल्व एज होमवर्क एंड कमेंट द आंसर। ये आपको खुद से बताना है कि क्या आंसर आया, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, मुझे सेम ही दिखाई दे रहा ना। एरिया है ए बाय एम, यूनिट दिया हुआ है, मतलब कि आपको एच ही दिया होगा ऑब्वियसली, और क्या ही दे देगा वो। तो ये इसको आप खुद से करिए, बताइए क्या आंसर आया। ठीक है, मैं करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। सर आप ना बहुत चालाक हो, सेम सेम क्वेश्चन को ना होमवर्क देते हो, पूरा नहीं पढ़ाते हो। अबे तो क्या पूरा कितना पढ़ा देंगे भाई, सेम ही क्वेश्चन है, कितने बार करवाऊँगा? तो ये मैं सिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट। आई एम नॉट शोइंग यू कि भाई साहब देखो ये ऐसा, ऐसा, ऐसा ये सब हो सकता है। कोई ज़रूरत ही नहीं उन सब चीज़ों की। जो इम्पोर्टेंट है, जो काम का है वो देखो, आगे बढ़ो। द मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सिलेंडर रॉड हैज़ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब कि एच दिया हुआ, मैग्नेटाइजेशन मतलब कि एम, एच नहीं एम, आपको एम दिया हुआ है, ठीक है? एम ऑफ मैग्नीट्यूड, एम का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। इफ द लेंथ एंड द रेडियस, लेंथ दिया है, रेडियस दिया है। द मैग्नेटिक मोमेंट, अबे ये तो बहुत सिंपल है। मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज एरिया इनटू में लेंथ। अब उसने सिलेंडर बोला है, तो उसने एक्चुअली में वॉल्यूम, एरिया और लेंथ हमको निकालने का जुगाड़ दिया हुआ है। पता क्या होगा? एम। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? मैग्नेटाइजेशन इज 1.6 10 का पावर में 4, ठीक है? एरिया क्या? वहाँ एरिया इज, रेडियस दिया है तो पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर का स्क्वायर, एंड लेंथ क्या होगा? लेंथ होगा लेंथ का मल्टीप्लाई 1.6। करो बस सिम्प्लीफाई, 1.6 10 का पावर में 4 इंटू पाई के बदले पाई, आर इज लेंथ एंड रेडियस, मतलब 0.5 का स्क्वायर 10 का पावर माइनस में 4, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एंड लेंथ इज 7, तो 7 10 का पावर माइनस में 2। अब बता बेटा, क्या यहाँ का प्लस 4 इस माइनस 4 से गायब हो जाएगा? हाँ, एंड ये आपको हो जाएगा 1.6 इंटू पाई होता है 22/7, क्योंकि यहाँ पे 7 दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। यहाँ हो गया 7, 25 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर 25, तो 0.25 10 का पावर माइनस 2 भी बचा हुआ है। सही है, 7 7 कैंसल, बढ़िया। देन एक काम करो, आपको आंसर किसमें दिया हुआ है? पावर 4 पावर 2 में भी दिया हुआ है, मतलब कि मैक्सिमम ऑप्शन आपको पावर 2 में दिया हुआ है, मतलब पावर 2 काम का है हमारे, उसको बचा के रखेंगे, ठीक है? एक काम करते हैं, 16 का पढ़ते हैं टेबल और करते हैं 22 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आंसर आता है। पता है क्या आंसर आएगा? अ, क्या बेटा, इसको इसको कर ले हम लोग अप्रॉक्सिमेट, अरे वो भी चल जाएगा ना यार। फ्रेंड्स देखो, 1.6 22 इंटू में ये 25 है, तो 25 10 का पावर माइनस में 2, 10 का पावर माइनस 2 आपका चल रहा है पहले से, है ना? मैंने इसको शिफ्ट कर लिया बस। एक काम कर, इसे मान ले 25, क्या मान लो इसको? 25, तो 25 25 जा 625, तो 16 1.6 इंटू 625 10 का पावर माइनस में 4, बाद में शिफ्टिंग मार देंगे। इसे करो 16 से मल्टीप्लाई, बताओ क्या आंसर आता है? अब ये क्वेश्चन भाई साहब एक्चुअल में कैलकुलेशन बेस का है, आपका टैलेंट यूज़ करो अब। बता क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 1.6, पता क्या आएगा? 16 पंचे 80, 80 का 0 कैरी का 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का 0 कैरी का 4, 16 छः के 64, है ना? 16 पंजे 64, 64, 64 और 4 68, 68.8 के बाद 10 का पावर माइनस में 4, अगर करोगे कंबाइन माइनस 2 में तो 1 2 तो 6.8 10 का पावर माइनस में 2, 6.8 के आसपास का क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है? 6.8 8.8, ऑलमोस्ट योर 8.8, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज मैचिंग। 6.8 देखो, बाकी सब ऑप्शन 4 4 4 में दिया हुआ है, 8.8 इज योर मोस्ट प्रोबेबल आंसर। हमने यहाँ पे इसको 22 को 25 माना, बढ़ा लिया, इसलिए हमारा आंसर थोड़ा सा अलग सा आ रहा है, बट 100% 8.8 विल बी योर आंसर, ठीक है? बाकी पावर वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अप्रोक्सीमेशन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सीटी जैसी एग्जाम के अंदर, क्योंकि समय रहता है कम, कम समय में सोचना है, फॉर्मूला क्वेश्चन भी रीड करना है, फॉर्मूला भी सोचना है, सिंप्लीफिकेशन भी करना है, सब कुछ करना है। तो 1 मिनट के अंदर भाई साहब बहुत टफ होता है सॉल्व करना क्वेश्चन को। बट अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा-सा स्पीड मैथ्स लगाओगे, तो आपके आंसर आ जाएँगे। एंड अप्रोक्सिमेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़। यू यूज़ द अप्रोक्सिमेशन, यू विल गेट द आंसर। ठीक है? चल ले। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। द मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 100 एम्पीयर पर मीटर, फ्लक्स दिया हुआ है, एरिया, अरे ये तो सेमी क्वेश्चन है भाई। 1 मिनट।
ये 14 क्वेश्चन और ये 1000 वेबर, अच्छा 2.4 दिया हुआ है। बेटा ये भी सेम क्वेश्चन है, 14 भी सेम ही क्वेश्चन है। एज़ क्वेश्चन नंबर 4 से कोई 7 7 जैसा, ठीक है? तो ये भी आपको खुद से करना है। आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटी ही निकालना है, वही आपको यहाँ पे निकालने बोला है, तो मैं ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा। 14 भी आपका सेम ही है, ठीक है? चल नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्या है? द बार मैग्नेट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, टेस्ला दिया है मतलब बी दिया हुआ है। इफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज़ एम दिया हुआ है एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पोल इज़ दिस, द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज, अब मैग्नेटिक लेंथ पूछा गया है, ध्यान से। अब उसका ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ, अगर उसने ज्योमेट्रिक लेंथ देता तो फिर हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैग्नेटिक लेंथ निकालते 4/m करके, बट नहीं दिया है तो फिर हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे। बता क्या क्या दिया हुआ है? उसने मैग्नेटिक फील्ड दिया है, फोर्स दिया है एंड मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है। तो आपको मैं बताया है ये फॉर्मूला 15, मैग्नेटिक फोर्स आपका क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स इज पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है। जैसा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है आपका एनी वन ऑफ द चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ही अच्छा क्यू है ना यहाँ पे चार्ज रहेगा ना तो पोल स्ट्रेंथ लिखा हुआ है, हाँ पोल स्ट्रेंथ, चार्ज मतलब कि पोल स्ट्रेंथ, पता ध्यान से। व्हाट इज पोल स्ट्रेंथ? क्या को दिया है पोल स्ट्रेंथ उसने? नहीं दिया है, उसने पोल स्ट्रेंथ नहीं दिया हुआ है। तो क्या हम पोल स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका पोल स्ट्रेंथ इंटू में 2L, तो एमपी क्या आएगा? एम अपॉन 2L, आपको मिलेगा एम अपॉन में 2L इंटू में बी, ये आपका एफ एम। बता अब क्या निकालना है तुमको? निकालना क्या है? द मैग्नेटिक लेंथ, आपको एल निकालना है। एफ एम जो नीचे एल इक्वल टू m/2 एफएम इंटू में बी। क्या बेटा ये समझ में आया आपको चीज? क्या क्या ये आपने किया प्रॉपर्ली रिलेट? ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर चार्ज के बदले क्या रहता है? पोल्स रहते हैं और पोल का पोस्टेंस क्या होता है? एमपी, तो एमपी इंटू मैग्नेटिक फील्ड, बस सेम। अब बता मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.2, 3.2 अपॉन में 2 तो है ही है, और क्या दिया हुआ उसने? 2 तो है ही है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है बेटा? 2 टेन का पावर -3, 2 टेन का पावर -3, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा? 4 टेन का पावर -3, 4 टेन का पावर -3। नाउ -3 -3 गेलो, 4 से 4 भी गेलो, 3.2 मीटर, 3 सेंटीमीटर में क्या है? 3.2 ये करेगा ना मैच? क्या आंसर आ रहा है? गलत कर दिया क्या भाई? 3.2 सब सही किया ना यहाँ तक? एमपी क्या है बेटा आपका? एमपी इज दिस ओनली, यहाँ 2 टेन का पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। आ, अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ हमने 12 लिखा, ये 12 क्या होता है? बार मैग्नेट का पूरा लेंथ होता है ना? सेंटर से ये लेंथ L रहेगा और ये लेंथ L रहेगा। हमने एक्चुअली यहाँ पे L निकाला है, ये आपका L है। पूरा लेंथ आपका 2 इंटू L मानते हैं ना, तो 2L वाला क्या आएगा बता? 12 विल बी इसका डबल, तो 6.4 मीटर। अब उसने सेंटीमीटर कहाँ से लिया? क्योंकि उसने तो सब कुछ मीटर में दिया हुआ है। योर आंसर हैज़ टू बी इन अ मीटर, उसने अब सेंटीमीटर में दिया है यूनिट, बट वो मीटर में होना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि सभी के सभी यहाँ पे डायमेंशंस आपके एसआई यूनिट में दिए हुए हैं। तो 6.4 इज़ द आंसर, ठीक है? ये 2L इज़ द एक्चुअल ज्योमेट्रिकल लेंथ, ध्यान से। 2L इज़ द ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है? पूरी लेंथ। देखिए हम लोग यहाँ पे अब ये 2L लिखते हैं, तो ये 2L आपका सेंटर से, एक L इधर और एक L इधर। ये बहुत ट्रिकी चीज़ें होती है, ठीक है? ध्यान से। तो ये आपका L हाफ आया बस, हाफ मैग्नेट का। फुल मैग्नेट विल बी 6.4, ठीक है क्या? ध्यान से, हाँ, चल जाएगा। डन यहाँ तक? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्लीन करते हैं इसको, रीड करिए, वो थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है? सेंटर से डिस्टेंस होता है आपका L, अगर डायग्राम में शायद से पूरा L बना दिया था, बट उसको आप लोग चेंज कर लेना। हुँ, चलिए, रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व। रीड करो, ट्राई करो खुद से करने का सॉल्व। रीड करो, खुद से ट्राई करो पहले एक बार। अगर आपका आंसर खुद से आ जाएगा तो मतलब ये सबसे बेस्ट चीज़ हो जाएगी। पहले खुद से करो सॉल्व, ट्राई करो। कर लिया? बता क्या आंसर आएगा? क्या है बोलो क्वेश्चन? द मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस्ड इन अ सैंपल ऑफ 2 ग्राम, तो आपको मास दिया हुआ है,
आपको मैग्नेटिक मोमेंट m दिया हुआ है एंड साथ ही साथ आपको डेंसिटी भी दिया हुआ है और पूछा क्या है द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द सैंपल, मतलब कि कैपिटल M पूछा गया है। द फॉर्मूला इज नेट मैग्नेटिक मोमेंट m अपॉन में वॉल्यूम। अब हम जानते हैं डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम, तो हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इज मास अपॉन डेंसिटी, यहाँ पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, m विल बी वॉल्यूम के बदले सॉरी m अपॉन में मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी गया ऊपर तो आपको मिलेगा मोमेंट इनटू डेंसिटी अपॉन में मास। नाउ पुट ऑल द वैल्यूज। क्या दिया है मास दिया है 2 ग्राम में, 2 10 का पावर माइनस में 3। डेंसिटी क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है 4 और ग्राम में है तो 10 का पावर माइनस में 3 और सेंटीमीटर क्यूब दिया है तो सेंटी मतलब 10 का पावर माइनस में 2 उसका क्यूब मतलब हो जाएगा माइनस में 6 डिवाइड में मास क्या दिया हुआ है, सॉरी ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो ये आपको दिया हुआ है 8, 8 10 का पावर माइनस 7, वैल्यू प्लस में नहीं माइनस 7 में है, ठीक है। एंड डिवाइड में 2 10 का पावर माइनस में 3, ये 2 से कट जाएगा 4 हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 माइनस थ्री कैंसल, ये चला गया ऊपर प्लस 6 माइनस 7 तो हो गया प्लस 1 तो माइनस 1, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 10 का पावर माइनस 1 मतलब कि हो गया आंसर 1.6। आपका ऑप्शन नंबर ए से करेगा मैच, ठीक है। चलिए नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अ सोलेनॉइड, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ अ मटेरियल विथ रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी मतलब कि आपको म्यू आर दिया हुआ है 301, ठीक है। एंड इट्स वाइंडिंग कैरीज अ करंट, उसने वो करंट भी दिया हुआ है 2 एम्पियर का। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड इज 600 पर मीटर, मतलब स्मॉल एन दिया हुआ है 600 पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल, अब देखो ध्यान से, उसने पूछा आपसे क्या है मैग्नेटाइजेशन और दिया क्या है म्यू आर, म्यू आर दिया है एन आई दिया हुआ है, एन आई मतलब कि शायद से ये एच का जुगाड़ है। तो क्या हमने बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है चाई इज इक्वल टू एम अपॉन में एच और एम यहाँ से हो जाएगा आपका चाई इंटू में एच एंड दिस चाय वैल्यू, ससेप्टिबिलिटी वैल्यू क्या होती है बेटा, हमने पढ़ा हुआ है म्यू आर 1 प्लस में चाय तो चाय विल बी 1 माइनस म्यू आर और ये म्यू आर माइनस 1, ये हो जाएगा म्यू आर माइनस 1 इंटू में एच के बदले एन इंटू आई। अब सब कुछ दिया हुआ है, हो जाएगा आंसर फटाक से 301 माइनस 1 इंटू में एन क्या दिया है 600 इंटू में आई क्या दिया हुआ है 2, मतलब कि ये हो गया आपका 300, ये हो गया आपका 600, ये हो गया आपका 2। आंसर पावर में दिया हुआ है, हाँ पावर में दिया हुआ है। ये होगा आपका 6 त्रिके 18, 18 दूनी 36, ये हो गया आपका 36 10 का पावर प्लस में 4 क्या है 3.6 माइनस 5 प्लस 5, ओके। तो इसे कर देंगे शिफ्ट तो 3.6 10 का पावर बन जाएगा प्लस में 5, ये हो गया आपका एम का आंसर एम्पियर पर मीटर में, ऑप्शन नंबर बी विल बी मैचिंग, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं अब, चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ रॉड इज 349, 18, उसने आपको दिया है ससेप्टिबिलिटी चाय इक्वल टू 349, ठीक है। एंड परमेबिलिटी ऑफ अ वैक्यूम मतलब कि वैक्यूम म्यू नॉट दिया हुआ है। द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल मतलब कि उसने म्यू एम पूछा गया है। हाँ तो निकालते हैं ना आंसर, मतलब बेटा क्या म्यू आर होता है तुम्हारा मटेरियल अपॉन में म्यू नॉट, हाँ, और म्यू आर होता है 1 प्लस चाय, यस, तो म्यू एम इक्वल्स टू म्यू नॉट। क्या यहाँ से आप अब म्यू एम निकाल सकते हो, 1 प्लस चाय इंटू में म्यू नॉट, सब कुछ यहाँ दिया है वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल दो, बताओ क्या आता है, बताओ क्या आएगा 1 प्लस 349 इंटू में 4 पाई 10 का पावर माइनस में 7, टेल मी ये आपका 350, हाँ जी सर, 4 इंटू में पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू में 10 का पावर माइनस 7। सर 22/7 क्यों ले रहे हो, क्योंकि बेटा यहाँ पे ये 35 है तो 7 5 जा 35 आपका कट हो जाएगा, इसलिए लिया हुआ इस तरीके से। ना 50 चौके 200, 200 इंटू 44 4400 10 का पावर माइनस में 7, देखिए देखो 50 दूनी 200 और 22 दूनी 44 और डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 4400, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी से कर रहा है ये आंसर मैच हो जाएगा।
ऐसे क्यों करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है। A solenoid has 500 tons per meter, has a core of material with relative permeability। ये तो म्यू आर दिया हुआ है और स्मॉल एन है, ए दिया हुआ है। तो सेम ही क्वेश्चन है, तो बिल्कुल इसके जैसा। म्यू आर दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। आपसे उसने पूछा है व्हाट इज द मैग्नेटाइजेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 इज सिमिलर टू सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 17। ये आप करोगे खुद से होमवर्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20, द स्पेस विदिन द करंट कैरिंग टोरॉइड इज फील्ड विथ एल्यूमिनियम ऑफ ससेप्टिबिलिटी चाय। मतलब कि अगर हमने टोरॉइड के अंदर में एक डाल दिया मटेरियल, तो एक मटेरियल डाल दिया हमने, मान लीजिए वो उससे बोला है, डाला है एल्यूमिनियम जिसका वैल्यू है चाय। देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? मतलब कि परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है फाइनल माइनस में इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू में 100। सही है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड फाइनल विल बी, मान लीजिए बी, और इनिशियली आपका कुछ भी नहीं था, मतलब कि हो जाएगा आपका वैक्यूम के बराबर। ये तो क्लियर है ना? हाँ, अब ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इन अ मीडियम क्या आएगा? तो क्या हम चाय के टर्म्स में निकाल सकते हैं फॉर्मूला? निकाल के देखते हैं। हमें मिलता है फॉर्मूला एच इज इक्वल टू बी ऑफ मटेरियल अपॉन में म्यू नॉट। ये हमने पढ़ा हुआ है बी एम। तो आपको यहाँ से मिलेगा बी एम इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में एच। सही है। और यहाँ से म्यू चाय कैसे लाएंगे हम लोग? चाय कैसे लेकर के आएंगे? म्यू एम दिया हुआ है ना। ओके, तो हमने क्या ये पढ़ा हुआ है बेटा, म्यू आर इक्वल टू म्यू म्यू एम अपॉन में म्यू नॉट। हम ये तो पढ़े हुए हैं ना। हाँ पढ़ा हुआ है सर। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि म्यू नॉट इज ओके, ये तो थोड़ा-सा उल्टा हो जाएगा। कैसे करें, कैसे करें? बीएम इक्वल्स म्यू नॉट इंटू एच। ठीक है यहाँ तक? म्यू नॉट के बदले हम क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट के बदले हम लिख सकते हैं म्यू आर। और म्यू आर क्या होता है? 1 प्लस चाय। सही है? हाँ, तो मटेरियल बाय मटेरियल या फिर बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ये भी तो कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हम नॉट यूज़ करेंगे तो नॉट मिल जाएगा यहाँ से आंसर, और अगर एम यूज़ करेंगे ऑफ अ मटेरियल, तो यहाँ मिलता है परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल। अगर नॉट है तो नॉट, एम है तो एम। हाँ, चलो हो गया आंसर फिर तो। नॉट है तो नॉट, एम है तो एम। बता बीएम क्या आएगा? बीएम आएगा तुमको एच इंटू में म्यू एम माइनस में बी नॉट है तो एच इंटू में म्यू नॉट अपॉन में यहाँ क्या है? एच इंटू में म्यू नॉट। यहाँ से क्या एच से एच कैंसल? हाँ सर। अब बता क्या म्यू एम क्या आएगा? म्यू एम क्या आएगा? म्यू नॉट इंटू में म्यू आर। ये हो गया आपका म्यू नॉट इंटू में म्यू आर माइनस में म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट कैंसल, कैंसल। हाँ, कॉमन लेके काटना है भाई, ऐसे मत काट देना, कॉमन लेके काटेंगे। और आपको यहाँ मिलेगा म्यू आर माइनस 1 इंटू में 100। ना व्हाट इज म्यू आर? म्यू आर होता है 1 प्लस चाय। तो 1 प्लस चाय माइनस 1 इंटू में 100। तो 1 से 1 कैंसल, मतलब कि चाय इंटू में 100। चाय इंटू 100, ऑप्शन नंबर डी विल बी मैचिंग। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट ये एच की डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। अगर नॉट है तो नॉट, एम है तो एम। नॉट है तो नॉट, एम है तो एम। यहाँ से आपका निकल जाएगा एच का आंसर। तो एच से मिल जाएगा बी एम, आपको मिल जाएगा बी नॉट बी। ठीक है, चलिए। नाउ ये हो गया आपके सभी सभी क्वेश्चन इन सभी इंपॉर्टेंट रिलेशन के बेस पे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसे क्लीन करते हैं एंड देन फिर इसको खत्म करते हैं फटाक से। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक्स है, कुछ खास ऐसा है नहीं इसके अंदर में। देखते हैं। चल, क्या है टॉपिक? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर में हमें पढ़ने हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहला आपका होता है गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और दूसरा होता है आपका बोहर्स मैग्नेटॉन। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज योर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ध्यान से मान लीजिए बेटा, ये आपका एक लूप है। ये लूप असलियत में आपके किसी भी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसका कोई एक ऑर्बिट है जिसके अंदर में कोई एक इलेक्ट्रॉन ई है। ठीक है,
मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v, और अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली करंट आपका इस लूप के अंदर में आएगा इस साइड पे, और मान लेते हैं इसका रेडियस r है, तो ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर होगा लेट्स सपोज a। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन। देन यहां से आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा I इंटू में a, एंड I होता है चार्ज अपॉन में टाइम इंटू में एरिया इज पाई आर स्क्वायर। नाउ टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज 2 पाई आर अपॉन में टाइम। टाइम यहां से मिल जाएगा आपको, तो आप यहां कर दोगे पुट, चार्ज के बदले इलेक्ट्रॉन है और टी के बदले 2 पाई आर अपॉन में वी इंटू में पाई आर का स्क्वायर, पाई से पाई, आर से एक आर कैंसिल, तो आपको यहाँ मिलेगा वी गया ऊपर, तो ई वी आर अपॉन में 2। ये हुआ आपका एक मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इंपॉर्टेंट है ये। अब इसी के साथ में ध्यान से देखना, अगर मैं इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूले के अंदर जो कि हमें मिला m इक्वल्स टू, हमें मिला m ऑर्बिटल, इसी में अगर मैं बेटा ऊपर नीचे कर दूं मास से मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या है E इंटू वी इंटू आर अपॉन में 2, ऊपर कर दिया मास से मल्टीप्लाई, नीचे कर दिया मास से मल्टीप्लाई, तो क्या ये एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये मिलता है आपको m इंटू वी इंटू आर, एम वी आर, एम इंटू वी इंटू आर, मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू ई इंटू एल, ई इंटू एल अपॉन में 2 इंटू एम ई। अब ये ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का आया है एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में। अगर इसका मैं लिखना चाहूंगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपका और एंगुलर मोमेंटम आपका दोनों होते हैं एक दूसरे के अपोजिट, तो आपको मिलेगा माइनस ई अपॉन 2 me इंटू में एल। ये होगा उसका वेक्टर फॉर्म। ध्यान से क्या समझना है, MO एंड L आर अपोजिट। पहली बात तो ये दोनों आपके अपोजिट रहते हैं, मतलब कि इनके बीच में एंगल आपका बनता है 180 डिग्री का, आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हो लूप की, बताइए क्या एरिया वेक्टर बाहर है? अगर एरिया वेक्टर आपके इस लूप के बाहर निकल रहा है, मतलब कि लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है, तो जहां ए रहेगा वहीं पे आपका एम भी रहेगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आपका परपेंडिकुलरली आउटवर्ड रहेगा, और जो एल रहेगा वो उसके अपोजिट में रहता है, तो ये उसके अपोजिट में रहेगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर और अपोजिट इन द डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट। नाउ अब अगर आप इस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और इस एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ले लोगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पर वैल्यू E अपॉन में 2me, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज गायरोमैग्नेटिक रेशियो। आई होप क्लियर है। नाउ जो नेक्स्ट इज बोहर्स मैग्नेटॉन। अब ये क्या होता है सर? तो ध्यान से, बोहर्स का जो सेकंड पोस्टुलेट था उसके अंदर में उन्होंने बताया कि जो भी आपका किसी भी एक ऑर्बिट के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन गोल घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। अब अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्बिट की, किसकी? फर्स्ट ऑर्बिट की। अगर बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, तो आपको यहाँ पर इस L को यहाँ पुट करोगे तो आपको मिलेगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का एक नया वैल्यू जो कि होता है E अपॉन 2me। हम वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहे फिलहाल में, और यहाँ पे आपको मिलेगा 1 इंटू में h अपॉन में 2 पाई, तो यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर E इंटू एच अपॉन में 4 पाई me। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये नया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो आपका बोहर्स थ्योरी से आया, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को बोला जाता है बोहर्स मैग्नेटॉन। दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज बोहर्स मैग्नेटॉन। मेजॉरिटी क्वेश्चन आपके डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड ही आते हैं। जितना चीज आपको बताया है एग्जैक्ट डॉट टू डॉट कट टू कट यहीं से क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपको मैं भी दिखाता हूँ पीवाईक्यूज भी। उससे पहले आप इसको प्रॉपरली लिखिए पहले, ठीक है, एंड देन फिर देखते हैं आपको मैं बताता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? नाउ यू सी द क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन?
द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मतलब एम टू द magnetic dipole moment of an electron of charge E mass me in Bohr's orbit in a hydrogen atom to its angular momentum मतलब m अपॉन में मोमेंटम क्या बोलता है E अपॉन 2me ऑप्शन नंबर डी E अपॉन 2me खत्म खुद क्वेश्चन ले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन नेक्स्ट द एंगल मेड बाय ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब mo एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट तो मोमेंटम और मोमेंट में क्या होता है एंगल 180 डिग्री तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट खुद नेक्स्ट क्वेश्चन द चार्ज जब चार्ज पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन ऑफ रेडियस आर विथ फ्रीक्वेंसी एफ ठीक है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम टू इट्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब कि एल तो एम बाय एल का जो रेशियो आता है उसका आंसर क्या होता है ई अपॉन में 2me बस यहाँ पर ई के बदले चार्ज है तो आप बोलोगे ई के बदले क्यू और एम ई के बदले एम तो 2m मतलब कि ऑप्शन नंबर बी देखो इतनी ही थ्योरी पे इतना ही एक्चुअली इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी है और यहीं से आपको सारे के सारे क्वेश्चन भी मिलते हैं सॉल्व करने को ठीक है ये देखो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एकदम द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एम नॉट एंड एल नॉट डिनोट्स द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स ऑर्बिटल मोशन रिस्पेक्टिवली then the gyromatic ratio is m naught by l naught उसने बोला है m naught by l naught हो गया ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट तो देख सब क्वेश्चन इसी की बेस पे आ रहे हैं मेजर क्वेश्चन नेक्स्ट देखो एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम लेट m be the orbital magnetic moment and l be the angular momentum तो m और l दिया हुआ है then m and l are opposite and perpendicular to the plane of orbit ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बाकी पढ़ो ही मत खत्म बात आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ये देखो क्वेश्चन क्या क्वेश्चन अच्छा ये नंबर में दिया हुआ है तो इसको हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई इसे क्लीन करते हैं एंड देन क्वेश्चन को करते हैं फटाक से क्या क्वेश्चन an electron moving around the nucleus with an angular momentum 2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब कि एंगुलर मोमेंटम आपको एल दिया है क्वेश्चन नंबर कितना है ये 26 तो एल आपको दिया हुआ है ठीक है हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछा गया है तो हमें मतलब डायरेक्टली यूज करना है एम बाय एल का रेशियो जो कि होता है ई अपॉन में 2me अब क्या करेंगे एम निकालना है ई क्या होता है बेटा 1.6 टेन का पावर माइनस में 19 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10 का पावर में -31 इंटू एल आ गया इस साइड पे और एल क्या दिया बेटा 2 दिया हुआ है 2 से 2 कैंसल अब क्या बेटा मैं यहाँ पे इसका डेसिमल कर लूँ शिफ्ट हाँ कर सकते हैं ये बनेगा 16 ये बनेगा 91 और यहाँ होगा 10 का पावर -19 ऊपर गया तो हो जाएगा +31 तो 19 प्लस 31 विल बी 12 ठीक है तो 16 अपॉन में 91 इंटू में ये 10 का पावर प्लस में 12 ना यू टेल मी गंदा सा रेशियो आया है एक काम कर बेटा यूज द अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच क्वेश्चंस यू हैव टू गो फॉर द अप्रोक्सीमेशन अदरवाइज तुम्हारी आत्मा बाहर निकल जाएगी कैसे करोगे क्या ये 16 को मैं मान लूँ 15 के बराबर और ये 90 मान लेते हैं हम लोग 90 के बराबर तो आपको मिलेगा ये क्वेश्चन में 15 छक्का 90 तो यू विल गेट हियर एक पावर शिफ्ट कर दोगे तो आपको मिलेगा 10 अपॉन में 6 10 का पावर में 11 नाउ 10 बाय 6 विल बी क्या होगा 6 एकम 6 तीन 4 तो 6 6 36 1.667 आपका ऐसे बनेगा आंसर 10 का पावर 11 सो क्या है 1.66 अब सबसे क्लोजेस्ट आंसर इज 1.76 मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज योर मैचिंग ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर दिस हाउ यू यूज द अप्रोक्सीमेशन अब चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके हो गया तो ये आपके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट गायरोमैटिक बेस पे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं अगर आपने इतने क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और क्या है इसमें भाई साहब डेफिनेशंस है उनको याद रखने का है आपका एग्जाम में आएगा अप्लाई करके आगे बढ़ जाएंगे इससे तो इम्पोर्टेंट क्या था इम्पोर्टेंट और ट्रिकी होता है आपका कहाँ जो इम्पोर्टेंट रिलेशंस करवाया आपको मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक इंटेंसिटी ससेप्टिबिलिटी यहाँ से देखो आपको क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअल पूछता है एंड थोड़ा बहुत आपको रीअरेंजिंग आनी चाहिए
तो एग्ज़ाम के लिए इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। मेजरली क्वेश्चन भी आपको उन्हीं इम्पोर्टेंट रिलेशन से देखने को मिलते हैं। ठीक है? चलिए इसे क्लीन करते हैं एंड देन फिर हम देखते हैं आपके टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। चल सो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल में बेटा, इसको तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ था वन शॉट वीडियो के अंदर में, जब मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया था बोर्ड्स के लिए, ठीक है? तो उस समय पे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक इन तीनों के डिफरेंस बिटवीन करवाए गए थे और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जो-जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो आपके सीईटी में भी सेम तरीके से पूछी जाती है, वो वहाँ बताया हुआ है, ठीक है? तो अगर आपने जाकर के इस टॉपिक को पढ़ना है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा उस वीडियो का एक लिंक आई बटन पे, आपको वो वीडियो मिलेगा, जाकर के वहाँ देखिएगा, आपको मिल जाएँगे उस सभी के सभी टॉपिक्स, सभी-सभी कॉन्सेप्ट के आंसर्स। उनमें से कुछ बेसिक चीज़ों की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डाय, पैरा और फेरो के लिए। तो सबसे पहला आपका डाय, यहाँ लिखेंगे पैरा और यहाँ लिखेंगे फेरो। ध्यान से, सबसे पहला तो यहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो आपको मुझे बताना है, वो रहता है आपका इसका क्यूरी टेम्परेचर के साथ में रिलेशन। क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी वाज़ अ साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से आपका टेम्परेचर के चेंज होने से मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपके मटेरियल के अंदर की चेंज होती है। तो उसी को थोड़ा-सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, डायमैग्नेटिक मटेरियल आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट पेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि डायमैग्नेटिक मटेरियल का ना तो मैग्नेटाइजेशन ना ही ससेप्टिबिलिटी, ये आपका दोनों भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं। दूसरी बात, डायमैग्नेटिक मटेरियल का डायमैग्नेटिक मटेरियल आपके वीकली रिपेल होते हैं, दे आर वीकली रिपेल्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इनकी चाय वैल्यू ये आपकी निगेटिव होती है एंड वेरी स्मॉल होती है, ध्यान रखना है आपको। ये आपके कुछ बेसिक बेसिक पॉइंट है जो आपको इन मटेरियल के बारे में याद रखना चाहिए। दूसरा आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में चाहे कोई भी आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल रहे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन रहे या फिर आपका ससेप्टिबिलिटी हो, ये दोनों के दोनों रहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना है। एंड इनका जो एक्चुअल आता है रिलेशन वो आता है m इक्वल्स टू यहाँ पर c इंटू में बी नॉट वेयर c इज द क्यूरी कांस्टेंट एंड यहाँ आपको मिलता है t। देन अगर आप इसे करोगे थोड़ा सिंप्लीफाई बाय यूजिंग दी योर म्यू नॉट का फॉर्मूला, मतलब कि बाय यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ ससेप्टिबिलिटी, जैसे कि आपका चाय होता है कितना b अपॉन में h, नहीं m बाय h, ये होता है आपका m बाय h एंड यहाँ से आप निकाल सकते हो h का फॉर्मूला। h क्या होता है बेटा? h होता है b बी नॉट अपॉन में म्यू नॉट, ऐसा मान के चलिए। तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो आपको मिलेगा चाय इक्वल्स टू m अपॉन में h इज बी नॉट, हमारा पलटी तो चला गया आपका म्यू नॉट ऊपर। तो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर क्या है यहाँ पे वैल्यू m की, अगर मैं ये m वैल्यू यहाँ कर दूँ पुट, ध्यान से, अगर मैं ये m वैल्यू यहाँ कर दूँ पुट, तो आपको क्या मिलेगा ऐसा बताओ? आपको मिलेगा चाय इक्वल्स टू m के बदले c इंटू बी नॉट अपॉन में t इंटू में म्यू नॉट अपॉन में बी नॉट से बी नॉट कैंसल, आपको मिलेगा चाय इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सी अपॉन में टी। देखो क्या बताया मैंने आपको कि चाय आपका इनवर्सली होता है टेम्परेचर का एंड योर मैग्नेटाइजेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। यहाँ से प्रीवियस ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये रिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देन पैरा के अंदर में बिल्कुल इसी का अपोजिट, ये होता है वीकली रिपेयर्ड, तो पैरा होता है वीकली अट्रैक्टेड, इट इज वीकली अट्रैक्टेड अट्रैक्टेड। देन चाय वैल्यू यहाँ पर डाई के लिए होती है नेगेटिव, यहाँ होती है पॉजिटिव बट स्मॉल, पॉजिटिव और स्मॉल, ठीक है? द वैल्यू इज पॉजिटिव एंड द स्मॉल। एंड देन अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी होता है ये होता है आपका इक्वल टू सी इज अ क्यूरी कांस्टेंट टी माइनस में टीसी, वेयर टीसी इज अ क्यूरी टेम्परेचर। क्या बताता है असलियत में ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर हम किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट करें, गर्म करें, एंड अगर ये टेम्परेचर आपका, अगर ये आपका टेम्परेचर
क्यूरी टेम्परेचर के पास पहुंच गया तो इसका ससेप्टिबिलिटी हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा ये? इनफाइनाइट। और अगर इसका हमने क्यूरी टेम्परेचर तक इसको पहुंचा दिया तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो धीरे-धीरे आपका हीट करने से मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज आपकी मैग्नेट के मटेरियल के अंदर से खत्म होती जाती है। आई होप तुमको ध्यान रहेगा। देन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको याद रखने हैं, जिसमें से एक होता है आपका सॉफ्ट आयरन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड एक होता है आपका परमानेंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है? ध्यान से समझना। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो आपका एक होता है सॉफ्ट आयरन, एक होता है आपका परमानेंट मैग्नेट। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर में क्या होती है खासियत? सॉफ्ट आयरन के अंदर में द चाय वैल्यू इज वेरी लार्ज, इट इज लार्ज, चाय इज वेरी लार्ज, बट इसके अंदर का रिटेंटिविटी इज लेस, इज स्मॉल, रिटेंटिविटी इज स्मॉल। ये रिटेंटिविटी क्या होता है? तो मैंने ऑलरेडी जो मैं बताया वीडियो क्रैश कोर्स के अंदर जब पढ़ाया था बोर्ड्स के लिए, वहां पर हमने इसके लिए ड्रॉ किया था एक हिस्टैरिसीस लूप। उसका हल्का सा बेसिक देखो क्या होता है। ऐसे हम ड्रॉ करते हैं एक हिस्टैरिसीस लूप। तो जिस लूप के अंदर ये आपका नैरो रहेगा, अगर नैरो है तो वो आपका उसके अंदर रिटेंटिविटी है, और अगर नैरो है तो उसके अंदर रिटेंटिविटी कम है। तो द रिटेंटिविटी इज लेस। ये लेस किसके अंदर में होता है? सॉफ्ट आयरन मटेरियल के अंदर में होता है। एंड परमानेंट मैग्नेट के अंदर में ये रिटेंटिविटी बहुत मोटा होता है, मतलब कि जो आपका हिस्टैरिसीस लूप बनता है वो बहुत ब्रॉडर बनता है। तो सॉफ्ट आयरन का आपका नैरो बनेगा एंड परमानेंट मैग्नेट का आपका ब्रॉड बनेगा। ये आपको ध्यान रखने का है। आई होप आपको ये ध्यान रहेगी। उसके अलावा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर में चाय वैल्यू इज लार्ज, ऑब्वियसली ये तो आपका बड़ा ही रहता है। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो इतनी चीजें अगर आपको ध्यान रहती है तो आप बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लोगे। बाकी डिटेल में और कुछ भी जो पॉइंट्स है आपका वीकली अट्रैक्ट होता है, स्ट्रॉन्ग से वीक में जाएगा, किस में कहाँ जाएगा, वो आप जाकर के देख लीजिएगा इस वीडियो के अंदर में। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज। आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आपके बनाए जाते हैं सॉफ्ट आयरन से। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन का हाई होता है ससेप्टिबिलिटी, द चाय वैल्यू इज लार्ज एंड द रिटेंटिविटी इज लो, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फॉर डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक में चाय क्या होता है? नेगेटिव स्मॉल कहाँ है? स्मॉल एंड नेगेटिव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, if M magnetization and paramagnetic sample, then B external magnetic field, T is temperature and C is Curie constant. The according to Curie law in magnetism the correct relation क्या होता है आपका? M is equal to C B नॉट बाई टी। तो C B बाई टी, ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग। देखो डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ, यहीं से मेजर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, गैरोमैग्नेटिक रेशियो, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएगा। तो जितना बताया है उतना अच्छे से नोट्स पे लिख के रखो, क्योंकि 100% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस यही समझाता है, यही सिखाता है कि ट्रेंड कैसे है क्वेश्चंस का। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मैग्नीशियम एट 300 केल्विन इज दिस, इट्स ससेप्टिबिलिटी एट 600 केल्विन। मतलब कि टेम्परेचर को चेंज किया तो क्या आंसर आएगा? उसको तो मैं यही कर दूंगा भाई साहब, सॉल्व यही कर देता हूँ सॉल्व। क्या बेटा ये इनवर्सली होता है? तो क्या आपका चाय 1 अपॉन चाय 2 विल बी T2 अपॉन में T1। हाँ, तो आपको चाय 1 क्या दिया हुआ है? 1.2 10 का पावर माइनस में 5 अपॉन में चाय 2 आपको निकालने का है। T2 इज 600 अपॉन में ये होगा आपका 300, ये हो गया आपका ट्वाइस जा। तो ट्वाइस गया नीचे, ये गया इधर, तो आपको मिलेगा आंसर 1.2 बाई 2 10 का पावर माइनस में 5, मतलब कि 0.6 10 का पावर माइनस में 5। क्या दिया आंसर? 6 में दिया हुआ है। ओके, तो 6 10 का पावर माइनस में 6, क्योंकि डेसिमल यहाँ से शिफ्ट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6। तो ऑप्शन नंबर बी इज मैचिंग, बी इज करेक्ट ऑल्सो। ठीक है, बी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन नंबर ए कितना हरामी दिया हुआ है, 6 10 का पावर -5। अगर तुमने हल्का सा भी गलती किया डेसिमल की शिफ्टिंग में, यू विल गेट द रॉन्ग आंसर। जब भी आपको ऐसा शिफ्टिंग में तकलीफ हो तो हमेशा अलग से करो। 10 का पावर +1 10 का पावर -1, तो +1 से हो जाएगा शिफ्टिंग, -1 होगा कंबाइन, आपको मिलेगा -6।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, ये देखो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। पैरा और डाई में क्या होता है, पैरा और डाई, देखो उसने रिवर्स में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पैरा और डाई में क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू। तो पैरा में क्या होता है, पॉजिटिव स्मॉल, इसमें क्या होता है, नेगेटिव स्मॉल। तो पहला क्या है, पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव स्मॉल, नहीं पहला नहीं है, लार्ज तो होता ही नहीं, बिल्कुल लार्ज डी भी नहीं होगा। तो स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, स्मॉल पॉजिटिव स्मॉल नेगेटिव, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, इफ ईच ऑफ अ मटेरियल हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ईच ऑफ द मटेरियल हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि एटम का कोई मटेरियल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट है, देन द मटेरियल मस्ट बी ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर में, तो जाकर के वो वीडियो देखो और पता करो कि क्या इसका आंसर होता है, ठीक है। एंड बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर में कि इसका क्या सही आंसर रहेगा। मैग्नेटिक मोमेंट है तो कौन सा मटेरियल होगा, ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अच्छा ये तो डायरेक्टली ऑप्शन में दिख रहा है भाई साहब, चाय इज इनवर्सली टी माइनस टी सी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बिना पढ़े ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मटेरियल पूरा का पूरा कंप्लीट एक ही लेक्चर के अंदर। सही तरीके से पढ़िए, इन सभी टॉपिक्स को बेटा प्रॉपरली रिवाइज करना, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहाँ से मिले, इम्पॉर्टेंट रिलेशन से। तो इस चैप्टर में से हर साल 2 क्वेश्चन तो आता ही है, कभी-कभी 3 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं यहाँ से। तो अच्छे से पढ़िए, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और ईज़ी है, कुछ खास है नहीं। आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर में आता है। ठीक है? चलिए बढ़िया से पढ़िए, मिलते हैं ऐसे ही अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।